हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी BLED में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट देखेंगे दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण व दोष को समझाइए। तो इसमें देखेंगे कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण, तो पहला इसमें गुण है बाल केंद्रित शिक्षा। हस्तकला के साथ ही बालक को शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। बालक की रुचि के अनुकूल हस्तकला का चयन किया जाता है और हस्तकला को पाठ्यक्रम रखने का कारण यह भी है कि उसके द्वारा बालक की क्रियाओं द्वारा कुछ वह सीख सके। बाल केंद्रित शिक्षा इसमें यह बताया गया है कि हस्तकला को ही बालक का शिक्षा का केंद्र माना गया है और हस्तकला को पाठ्यक्रम में रखने का एक कारण यही भी है कि बच्चा इससे कुछ क्रियाएं करे और वह कुछ सीख सके। नेक्स्ट देखेंगे जीवन से संबंधित। देखेंगे कि बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक होने के कारण जीवन में अत्यंत निकट है, जो जीवन से संबंधित है, क्योंकि बेसिक शिक्षा है वो जीवन से अत्यधिक व्यवहारिक होने के कारण यह अत्यधिक निकट है। नेक्स्ट देखेंगे आत्मव्यक्ति का अवसर। इसमें देखेंगे इस प्रणाली में छात्रों की आत्मव्यक्ति के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। वे हस्तकलाओं के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कशियों से निर्मित वस्तुओं को वे इच्छा अनुसार रूप देकर उन्हें विभिन्न रूपों में से सजाते हैं। जो आत्मव्यक्ति है उसमें बालक अपनी हस्तकलाओं के द्वारा अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, वह प्रतिमाएं बनाता है और उनको सजाता है, वह बनाता है, जिससे उनकी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सामने आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षक को स्वतंत्रता। इसमें देखेंगे कि इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वे आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम से भी परिवर्तन कर सकते हैं और शिक्षार्थियों को रुचि के अनुसार भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक को स्वतंत्रता, इसमें यह बताया गया है कि शिक्षक को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे वह पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह परिवर्तन कर सकें और जो शिक्षार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार उनको जो शिक्षा है वो प्रदान कर सके। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता। इसमें देखेंगे कि यह शिक्षा प्रणाली पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक क्रिया द्वारा सीखता है और क्रिया द्वारा बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसे शीघ्र ही आत्मसात हो जाता है और शिक्षा में बालक की रुचियों को महत्व प्रदान करना ही पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। जो शिक्षा की मनोवैज्ञानिक उसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत बालक कोई क्रिया के द्वारा सीखता है और बालक जो कुछ भी वह सीखता है वह आत्मसात हो जाता है और वह अपनी रुचियों के अनुसार उसको महत्व देता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। तो इसमें देखेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत बालक परस्पर सहयोग कार्य करना सीखते हैं। सामाजिक भावना में यह कह सकते हैं कि बालक अपने सहयोग के द्वारा कार्य करना सीखते हैं, जिसमें उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम व स्नेह की भावना का भी विकास होता है सामाजिक भावना में। और आगे देखेंगे कि दूसरे काम करने वालों और मानसिक कार्य करने वालों के जो मध्य जो खाई है वह उनके द्वारा समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बालक को हाथ द्वारा कार्य से भी शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें देखेंगे बेसिक शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यहाँ विकास करती है। इस शिक्षा में इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को शारीरिक एवं आत्मिक विकास एक साथ हो सके। जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है उसमें यह बताया गया है कि जो बेसिक शिक्षा है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बालक का सर्वांगीण विकास करती है और शिक्षा में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को जो शारीरिक शिक्षा है आत्मिक विकास हो सके, यह व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में यह पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
तो इसमें देखेंगे ज्ञान के प्रकार। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर ने ज्ञान को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया है। देखेंगे जिन्हें अपरा ज्ञान, इसे कह सकते हैं लौकिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान। देखेंगे वो किस प्रकार है। इसके अंतर्गत उन्होंने इस वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को रखा है और उनकी दृष्टि से यह ज्ञान केवल व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। जो अपरा ज्ञान है वह कह सकते हैं कि केवल यह व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके आप नाम से ही समझ रहे हैं अपरा ज्ञान या लौकिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान, तो यह व्यवहारिक ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखेंगे परा ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, इसे देखेंगे। इसके अंतर्गत उन्होंने वेद, ब्राह्मण, उपनिषद व गीता दोनों की तत्समीमांस को रखा है। उसके अनुसार इस ज्ञान द्वारा भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो पराज्ञान है इसके द्वारा कह सकते हैं कि इसके द्वारा यह आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने ज्ञान को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें देखेंगे इंद्रियजन्य ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने उस स्थान को रखा है जिसे मानव अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे असत्य मानते हैं। जो प्लेटो ने 3 ज्ञान बताए हैं उनमें से पहला है इंद्रियजन्य ज्ञान। इन्होंने उस ज्ञान को असत्य माना है। उनका तर्क यह है कि जिन वस्तुओं अथवा क्रियाओं का ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, क्योंकि प्लेटो ने कहा है जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हुए परिवर्तनशील है, क्योंकि उनके विषय में जानना अत्यधिक सत्य नहीं हो सकता है। जो इंद्रियजन्य ज्ञान है उसमें प्लेटो ने बताया है कि इस ज्ञान को हम असत्य मानते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो परिवर्तनशील होता है, अर्थात वह बदलता रहता है। और इसमें उन्होंने बताया गया है कि अत्यधिक तक या अत्यंत दिन तक यह सत्य नहीं हो सकता है, इसमें इन्होंने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संपत्तिजन्य ज्ञान। इसमें देखेंगे कि इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जिसे मनुष्य अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे आंशिक सत्य मानते थे। उनका तर्क यह है कि अनुभव सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। जो प्लेटो ने दूसरा बताया है संपत्तिजन्य ज्ञान, उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि यह जो मनुष्य के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे आंशिक रूप से सत्य मानते हैं, और उनका यह तर्क यह भी है कि अनुभव कुछ सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे चिंतनजन्य ज्ञान। चिंतनजन्य ज्ञान में प्लेटो ने बताया है कि इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जिसे मनुष्य चिंतन द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे सत्य मानते थे। उनका तर्क यह है कि चिंतन द्वारा प्राप्त ज्ञान विचारों के रूप में ज्यों की प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील होते हैं। चिंतन ज्ञान में प्लेटो ने बताया है कि क्योंकि जिसे मनुष्य चिंतन के द्वारा प्राप्त करता है, और इस ज्ञान को वह सत्य मानते थे। उनका तर्क यह भी था कि चिंतन द्वारा प्राप्त ज्ञान विचारों के रूप में प्राप्त होता है और यह विचार अपने में अपरिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधियां वो देखेंगे कि इस प्रकार है कि भारतीय दर्शनों के अनुसार ब्रह्म जगत का ज्ञान इंद्रियों द्वारा और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान अतः प्रज्ञा द्वारा प्राप्त होता है। उपनिषदकारों ने किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 पद बताए हैं, जिसे देखेंगे। पहला है श्रवण। सर्वप्रथम गुरु मुख से संप्रेषित ज्ञान का श्रवण करना। नेक्स्ट बताया है मनन। इसे इस स्तर पर गुरु के मुख से संप्रेषित ज्ञान पर चिंतन करना चाहिए और सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहिए। मनन का मतलब है आपको चिंतन करना चाहिए, यह सत्य है या असत्य है, इसका आपको निर्णय करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे निधिध्यासन। निधिध्यासन इसमें देखेंगे कि मनन से प्राप्त ज्ञान ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जो निधिध्यासन है उसमें यह बताया है कि मनन से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसका अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर ने
शंकर से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि एक और यह बात सत्य है कि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मन को मन के द्वारा, बुद्धि को बुद्धि के द्वारा और अहंकार को अहंकार के द्वारा और चित्त को चित्त के द्वारा और आत्मा को दूसरी और इस तरह भी सत्य है। और ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि, अहंकार और चित्त है। यह इन्होंने बताया है कि जो ज्ञानेंद्रियां है वो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। नेक्स्ट देखेंगे, तभी क्रियाशील होता है जब आत्मा से प्रकाशित होते हैं, अर्थात आत्मा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शंकर के इस मत को निम्नलिखित रेखांकन द्वारा एक दृष्टि में देखा जा सकता है। वो देखिए, जैसे इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है और आत्मा है, ये इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, और जहाँ एक ज्ञान प्राप्त करने की विधि की बात है, ये उपनिषद विधि निध्यासन को भी ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम विधि मानते थे। जैसे श्रवण था, मनन था, निध्यासन था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, क्योंकि बालकों को ज्ञान देने हेतु अध्यापकों और को विद्यालय में सीखने की अनुकूल परिस्थितियों को जुटाना पड़ता है, ताकि वे प्रभावकारी शिक्षण कर सके। और उनके इस प्रभावकारी शिक्षण के लिए भी जो सीखने के प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें यह बताया गया है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित है और बालकों को ज्ञान के लिए अध्यापकों को विद्यालय में अनेक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, ताकि वे प्रभावकारी शिक्षण करवा सकें और उन्हें इस शिक्षण को अच्छी तरह से वह संपन्न करा सकें। नेक्स्ट देखेंगे, आवश्यक है कि वह अधिगम को प्रभावित करने व कारकों तथा दिशाओं को भी वह ध्यान में रखे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अभिप्रेरणा। अधिगम में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। कक्षा में छात्रों की मानसिक क्रिया अधिक करने के लिए अभिप्रेरण की आवश्यकता होती है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों को सीखने के लिए अधिक मानसिक क्रियाओं को बल देना चाहिए और शिक्षक अभिप्रेरण के माध्यम से यह हो सकता है। जो अभिप्रेरणा है उसमें यह बताया गया है कि यह अधिगम से अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कक्षाओं में छात्रों की जो मानसिक क्रिया है अधिक करने के लिए उनमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है और इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों को सीखने के लिए मानसिक क्रियाओं पर बहुत बल देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यदि छात्रों को उचित अभिप्रेरण प्रदान किया जाए तो उन्हें अधिगम तक से जाना होगा। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की विधियों का प्रयोग समय तथा परिस्थितियों के अनुसार कक्षा में करे। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षक को जब वह शिक्षण करवाए तब उसको अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनका जो शिक्षण है वह करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रतियोगिता। इसमें देखेंगे कि प्रत्येक छात्र में योग अथवा बड़ा बनने की भावना उसके मस्तिष्क में किसी न किसी भाग में वह छिपी रहती है। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र की इस भावना को जागृत कर सकते हैं तथा उसे पढ़ने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। प्रतियोगिता है, इसमें यह बताया गया है कि छात्र को कहीं ना कहीं उसको बड़ा बनने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में यह रहती है और जिसके माध्यम से इस भावना को जागृत करना चाहिए, जिससे वह पढ़ने के लिए तैयार हो सके और वह उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अभिप्रेरण छात्रों के सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए और स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं को भी उनके लिए जो हितकर हो ऐसी प्रतियोगिता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार व दंड। इसमें देखेंगे कि हमेशा यह देखा जाता है कि उचित स्थान तथा उचित समय पर प्रशंसा करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसके विपरीत अवांछनीय कार्यों के लिए निंदा करना भी वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि कमजोर व पिछड़े बालकों की निंदा करना उत्साहवर्धक नहीं है। प्रशंसा निंदा से अधिक उत्साहवर्धक होती है
उपयुक्त दोनों ही विधियों से अभिप्रेरण छात्रों को दिया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चा पुरस्कार के द्वारा भी सीखता है और दंड के द्वारा भी सीखता है, क्योंकि उचित स्थान पर उचित समय पर प्रशंसा यदि होगी तो वह बच्चे के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, और यदि कमजोर व पिछड़े बालकों की निंदा उत्साहवर्धक नहीं है और प्रशंसा निंदा से अधिक उत्साहवर्धक हो जाती है, यह पुरस्कार व दंड में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक अथवा मानसिक वातावरण। इसमें यह बताया गया कि स्वस्थ शक्ति की ज्ञानेंद्रियों तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह से कार्य करती है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी इंद्रियां और उसकी बुद्धि ठीक तरह से कार्य करती है, जबकि इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दृष्टि से वह अस्वस्थ है तो वह सीखने के लिए जागरूक नहीं होता है। और इसका कारण यह है कि ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि सीखने की प्रक्रियाओं में योगदान देती हैं। विद्यालयों में मध्यस्तर व विज्ञान की व्यवस्था, पोषाहार दोनों, छात्रों में अच्छी आदत डालना व व्यायाम करवाना, खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना अथवा विषय अथवा कार्य में परिवर्तन करना आदि उपायों से छात्रों की थकान दूर की जा सकती है। यह शारीरिक अथवा मानसिक वातावरण में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे परिपक्वता। इसको देखेंगे कि परिपक्वता और अधिगम का अर्थ संबंध है, दोनों एक दूसरे में सहायक और बाधक भी हैं। देखेंगे वो किस प्रकार है। यदि बच्चे शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से परिपक्व है तो अधिगम तीव्र गति से होगा। जैसे बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपक्व है तो जो अधिगम है वह तीव्र गति से होगा। परिपक्वता सीखने में कच्ची सामग्री की तरह अपनी भूमिका प्रदान करती है तथा अभ्यास द्वारा उसका विकास होता है। जो परिपक्वता है वो सीखने में कच्ची सामग्री की तरह भूमिका प्रदान करती है, जो अभ्यास है वह उसका विकास करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि परिपक्वता से पूर्व सीखना शुरू कर दिया जाए तो समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ होंगे। यदि हम परिपक्वता से पहले सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारा समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे, अतः माँ बाप को यह ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे उचित वातावरण। देखेंगे कि अधिगम और वातावरण एक दूसरे से निकट का संबंध है। जो अधिगम और वातावरण का है वह एक दूसरे से बहुत ही बड़ा संबंध है। यदि स्कूल और परिवार का अच्छा, शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर वातावरण होगा तो बच्चा अपने कार्य को शीघ्र सीख लेगा। यदि स्कूल और परिवार का अच्छा वातावरण होगा तो बच्चा शीघ्र ही कार्य को सीख लेगा। और विद्यालय का वातावरण दूषित वायुमंडल में है, वहाँ खेलने के लिए मनोरंजन सामग्री का अभाव है तो वहाँ ईर्ष्या या शत्रुता का वातावरण है। यदि परिस्थितियों में छात्र उपयुक्त मात्रा में वह सीख नहीं सकेगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में योगदान देने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसमें देखेंगे कि सीखने में योगदान देने वाले तत्व समानतः सीखने से साधक कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो सीखने की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु पाठ्यक्रमों में केवल अभिप्रेरणा, अवधान, आकांक्षा स्तर और समूह गतिकी के अध्ययन पर ही बल दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ केवल इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे रुचि है फर्स्ट, समान रूप से रुचि एवं अवधान को एक सिक्के के दो सतहों की तरह एक दूसरे से संबंधित माना गया है। जैसे यहाँ सीखने वालों की जिस वस्तु अथवा क्रिया में रुचि होती है उसका उस वस्तु तथा क्रिया की तरफ अवधान स्वतः ही चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी वस्तु में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं तो हमारा वहाँ जो अवधान है वो स्वतः ही चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वहाँ अवधान से तात्पर्य यथा इंद्रियों तथा यथा वस्तु अथवा क्रिया पर केंद्रित होना है। हम कभी कभी रुचि के अभाव में भी बच्चों का किसी वस्तु अथवा क्रिया पर केंद्रित होना है, पर कभी कभी रुचि के अभाव में भी बच्चों किसी वस्तु अथवा क्रिया में अवधान हो जाता है। जैसे कोई बालक इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित होता है तो कोई गणित में रुचि रखने के लिए भी अभी प्रेरित हुआ है और वह गणित सीखने में पूर्ण अवधान करेगा। यदि किसी बच्चे को जिस कार्य में रुचि है वह उस कार्य की ओर जाना अभिप्रेरित होगा। यह रुचि में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। देखेंगे कि सरल शब्दों में अभिप्रेरणा मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति से होता है जो उसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तब तक क्रियाशील रखती है जब तक वह उद्देश्य की प्राप्ति न कर ले। यह अभिप्रेरणा में बताया गया है। और सीखने वाले को यदि सीखने का उद्देश्य स्पष्ट होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह प्रेरित होता है तो उसे सीखने में उसकी रुचि एवं अवधान निरंतर बने रहता है और उससे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से वह भाग ले लेता है और मनुष्य की प्रक्रिया को जिससे गति मिलती है और सीखने वाला अपेक्षाकृत सीख लेता है और जो कुछ भी वह सीखता है वह स्वयं अपेक्षाकृत स्थायी हो जाता है। यह भी प्रेरणा में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है समूहगत की। इसमें देखेंगे कि विश्व शिक्षण के स्थान पर कक्षा शिक्षण भी वर्तमान में अधिक लोकप्रिय है। जो कक्षा शिक्षण की वर्तमान में वह अधिक लोकप्रिय है। सीखने और सिखाने की समस्त प्रक्रियाएं समूह में होती हैं। कक्षा में यदि समूह होता है जबकि एक दूसरे से अतः क्रिया होती है तथा समूह में जैसे नेता है, शिक्षक है और शिक्षार्थियों का विश्वास होता है कि तो वह इस स्थिति में सीखने के लिए तेजी से होती हैं। समूह गतिकी के अभाव में समूह शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चलती, अतः समूह गतिकी को सीखना में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे आकांक्षा। इसमें देखेंगे प्रत्येक मानव को अपने जीवन में प्रत्येक स्तर पर कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ इच्छा रहती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है वह अवश्य रहती है। इसमें बताया गया है कि और कोई अपनी योग्यता व क्षमता में अधिक करता है, कोई अपनी योग्यता और क्षमता के अनुकूल करता है और कोई अपनी योग्यता और क्षमता से कम करता है और कोई मनोविज्ञान को भाषा में आकांक्षा स्तर बताया गया है। सही प्रकार से कहा जाए कि तो यह निर्णय व्यक्ति विशेष स्वयं करता है, इसलिए वह स्वप्रेरणा का कार्य करता है। जैसे बालक को सीखने के संदर्भ में यह देखा गया है कि जो बालक अपनी कक्षा में जितनी अधिक उपलब्धि करना चाहता है वह जब वह योग्यता व क्षमता के अनुरूप होता है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि आकांक्षा एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि आकांक्षा में बताया गया है कि बालक में कुछ ना कुछ उसमें जो स्तर है प्राप्त करने की इच्छा है वह हमेशा बनी रहती है, या वो कोई व्यक्ति हो या कोई बालक हो। जैसे बालक अपनी कक्षा में जितनी अधिक उपलब्धि करना चाहता है वह अपनी योग्यता का स्तर व क्षमता का अनुरूप वह कार्य करता है, यह बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है और हमारे जीवन में किस प्रकार एक सामाजिक अथवा या गत्यात्मक प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे इसमें जो हेडिंग बनेगी वो भूमिका है। देखेंगे कि शिक्षा के 3 अंग हैं, प्रथम शिक्षक, द्वितीय छात्र, तृतीय समाज। शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं जिसमें सर्वप्रथम शिक्षक है और द्वितीय स्थान पर छात्र को रखा गया है और तृतीय स्थान पर समाज को दिया गया है। इन तीनों में समानता पाई जाती है, इसलिए स्पष्ट है कि कोई भी सचेतन पदार्थ जड़ नहीं हो सकता है और किसी कारण शिक्षा को जड़ वस्तु भी नहीं समझा सकता है। आगे देखेंगे शिक्षा की प्रकृति। इसमें देखेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य एक समाज का अभिन्न अंग है, क्योंकि समाज यह आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो। फ्रॉबेल शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह विकास भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में रहकर भी संभव है और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बालक के विचारों अथवा व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस प्रकार ड्यूवी शिक्षा को समाज की प्रक्रिया मानता है। यह सब फ्रॉबेल शिक्षा को
मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया। तो इसमें देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय बालक कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। जो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है इसमें माना जाता है कि बालक जब वह पैदा होता है तो कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। इसी कारण इन शक्तियों को जन्मजात शक्तियां कहते हैं। बालक इन्हीं जन्मजात शक्तियों के आधार पर व्यवहार करता है, अर्थात उसका व्यवहार पशुवत हो या शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालकों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है। जो शिक्षा है वो बालक को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है और शिक्षा चालकों को योग्य बनाती है कि वे सांस्कृतिक विकास में योग दे सकें या उसके अनुसार हो सकें। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया बताया गया क्योंकि यह हमेशा गति करती रहती है। अभी हमने देखा था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसे समाज प्रगति करता रहता है और समाज अपने सदस्यों को इस प्रगति की जानकारी कराना चाहता है। जैसे समाज में परिवर्तन आने पर पाठ्यक्रम भी बदल जाता है। क्या बताया गया कि समाज में यदि परिवर्तन आता है तो पाठ्यक्रम भी बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा या पाठ्यक्रम में परिवर्तन आना, आगे बढ़ना ही शिक्षा की प्रगतिशीलता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बताया गया है यदि समाज में परिवर्तन आता है तो पाठ्यक्रम में भी बदल जाता है और सामाजिक परिवर्तनों के साथ भी शिक्षा की पाठ्यक्रम में परिवर्तन आना और एक आगे बढ़ना, यही शिक्षा की प्रगतिशीलता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखेंगे कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है मानव जीवन में शिक्षा। तो देखेंगे कि शिक्षा के द्वारा बालक में उन सद्गुणों को विकसित किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इस संदर्भ में लॉक ने क्या कहा है, कुछ उन्होंने कथन दिया है जो इस प्रकार है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। जो लॉक है उन्होंने यह एक बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो पौधों हैं उनका विकास कृषि के द्वारा ही होता है और मनुष्य है उसका विकास शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त कथन का समर्थन करते हुए द्विवेदी ने लिखा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन को आवश्यकता होती उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। द्विवेदी ने यह बताया है कि जैसे शरीर है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज है इसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। तो इसमें देखेंगे कि समाज एक सामाजिक प्रक्रिया है। वह समाज में ही होती है तथा समाज में हो उसका विकास होता है और समाज में ही व्यक्ति को सत्ता को मान्यता प्रदान करता है और समाज में पृथक मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। रेमंड का यह कथन है, देखेंगे कितना सत्य है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज की प्रगति के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज में सक्रिय सदस्य हों। इसी प्रकार व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह समाज का पुनः निर्माण कर सके और शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक। इसमें देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। शिक्षा में चाहे किसी प्रकार का शासन अथवा साम्यवाद या समाजवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र व कुलीन तंत्र, उसको सफलता शिक्षा पर भी निर्भर करती है। जैसे देश के नागरिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे शासन को अपना सहयोग दे सके। और भारत में आज जनतंत्र है परंतु देश के अधिकांश जनता अशिक्षित है, अर्थात जनतंत्र को उतनी सफलता नहीं मिल पा रहा है। जनतंत्र की सफलता के राष्ट्रीय एकता आवश्यक है।
ये राष्ट्र की प्रगति के लिए जो आवश्यक है वह कथन बताए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव कल्याण के लिए आवश्यक, मानव कल्याण के लिए क्या आवश्यक है इसमें बताया गया कि विश्व युद्ध में भयंकर परिणामों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। इस संस्था के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, परंतु केवल किसी संस्था के द्वारा मानव कल्याण नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में विश्व बंधुओं की भावना जगाई जानी चाहिए और बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें प्रेम, त्याग, सहयोग और सद्भावना जैसे गुणों का विकास किया जा सके और मानव कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक है। जो मानव कल्याण है उसमें बताया गया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा मानव कल्याण नहीं किया जा सकता है। इसमें बालकों को उन्हें प्रेम, त्याग, स्नेह, सद्भावना आदि जैसे उनके गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे मानव कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक बन सके। नेक्स्ट देखेंगे, अभ्यास तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। अब सभ्यता और संस्कृति का जनक मनुष्य है। जो सभ्यता है, सभ्यता तथा संस्कृति का जनक मनुष्य है। सभ्यता और संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी उन्नति करता हुआ आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ पे अभ्यास नहीं, यहाँ पे सभ्यता है। हेडिंग यह बनेगी कि सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। तो इसमें देखेंगे कि सभ्यता तथा संस्कृति का जनक मनुष्य है। सभ्यता तथा संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति अपनी उन्नति करता हुआ आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है और शिक्षा के अभाव से व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। यह सभ्यता और संस्कृति का निर्माण वह नहीं कर पाता है। जीवन की उन्नतिशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति उस समय या हर समय हर स्थान पर सीखता रहता है, क्योंकि सभ्यता संस्कृति में यह बताया है कि हर जगह व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। सभ्यता तथा संस्कृति की नई पीढ़ी को पहुंचाने के लिए समाज शिक्षा की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पूर्व धारणा के आधार से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे पूर्व धारणा के आधार, इनको देखेंगे। ऊपर पूर्व धारणा के विकास में योग देने वाली बातों का उल्लेख किया जा चुका है, जिसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पूर्व धारणा की दीवार किस स्थान पर, किस आधार पर खड़ी होती है। इस आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की अविष्ट है, अतः इसकी और संक्षेप में हो संकेत में ही संकेत किया गया है। इसमें देखेंगे, इसमें रंग देखेंगे कि प्रत्येक देश में रंग और सौंदर्य का आवश्यक अंग माना जाता है। अमेरिका में गौरव का व्यक्ति अपने को सुंदर तथा सभ्य मानकर ही तो हरीशों को घृणा की दृष्टि से देखता है। उत्तरी अमेरिका का गोरा नागरिक दक्षिण नागरिकों को विजातीय समझता है। हमारे देश में रंग की इतनी अधिक समस्या नहीं है, किंतु कभी कभी हरिजनों के काले रंग व गेहूं रंगों के उच्च कलीन के जो व्यक्ति हैं वो घृणा करने लगते हैं। जो रंग है उसमें वह बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि गोरा है और कोई व्यक्ति यदि काले रंग का है तो उसकी ओर लोग घृणा करते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति यह घृणा अधिक ज्यादा करने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाषा। इसमें देखेंगे कि भारतवर्ष में कई भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, उड़ीसा है, उर्दू है, आदि भाषाएं भारत में प्रचलित हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं वह भाषा हमें अच्छी भाषा लगती है, वह उसे हम अच्छी भाषा समझते हैं, तथा जिसे हम नहीं जानते हैं उसे निकृष्ट समझते हैं। जिस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं उसके प्रति हम घृणा कर सकते हैं।
भाषा में बताया गया यदि कोई भाषा हम सीख जाते हैं तो हमें वह भाषा अच्छी लगने लगती है और वह भाषा हम नहीं सीख पाते हैं तो उसके प्रति हम घृणा व्यक्त करने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदाय। इसमें यह बताया गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में संप्रदाय के ही आधार पर खाई है बनी हुई है, क्योंकि वहां पर हम संप्रदाय शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहे हैं। यहाँ पर हम संप्रदाय शब्द का जो प्रयोग है वह जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस प्रसंग से धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मवश अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद भी धर्म के रूप में हो गया है और रिलीजन का अर्थ है धर्म करना, त्रुटिपूर्ण है। अर्थ धर्म संस्कृत शब्द है जो मानव की मानवता, कर्तव्य परायण आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। मानव धर्म ना कि हिंदू मुस्लिम। जो मानव का धर्म है वो मानव धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम। यह कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे जाति। हमारा देश एक बहुजातीय राष्ट्र है, इसमें अनेक जातियां हैं। भारत में किसी भी राज्य में व्यक्ति एक भाषा बोलते हुए भी अनेक जातियों में विभक्त है। समूचा हमें होली, दिवाली, दशहरा आदि पर्व मानता है। स्वतंत्रता दिवस में से गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस आदि राष्ट्रीय पर्व सभी व्यक्तियों द्वारा मनाए जाते हैं और सभी व्यक्ति अपने को भारतीय मानते हैं। जाति में यह बताया गया है कि भारत में किसी भी राज्य में व्यक्ति एक भाषा बोलते हैं और जातियों में समूचा, जैसे देश में होली है, दिवाली है, दशहरा है, वह सबको मनाते हैं और गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, वह सभी व्यक्तियों के द्वारा मनाए जाते हैं और सभी व्यक्ति अपने को भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र। जिसमें क्षेत्र में जन्म लेते हैं, जहां उनका लालन पालन होता है, उस क्षेत्र के प्रति उसे उन्हें अटूट प्रेम होता है। अपनी जन्मभूमि के प्रति वह प्रेम को सराहनीय है, किंतु जब हम प्रेम दूसरे क्षेत्रों में घृणा की भावना पैदा करने लगता है तब वह आवश्यक आपत्तिजनक है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने बचपन में जिस स्थान की मिट्टी में लोट पीट कर अपना विकास किया है, जहाँ उसने नन्हे मुन्नों के साथ खेला है, कूदा है, वह षड्विणी आनंद किया है, वह सब क्षेत्र है।